उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से पार्टी से लेकर सरकार में खटपट की खबरें सामने आ रही हैं और अब तो मंत्री भी सीएम योगी के फरमान के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। राज्य मंत्री दिनेश खटीक तो नाराजगी लेकर सीधा दिल्ली दरबार पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी झुकने को मजबूर हो गई है। यूपी में योगी की सरकार बने अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए कि सरकार में रार छिड़ गई। इसकी वजह सीएम योगी की मनमानी और उनके फरमान है, जिस कारण से अधिकारी इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो विभाग के मंत्री की ही सुनने को तैयार नहीं है, जिससे राज्य मंत्री दिनेश खटीक नाराज हो गए और वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना त्यागपत्र भेजने के बाद सीधा दिल्ली दरबार जा पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी को झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल दिनेश खटीक ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर बातचीत हुई। जेपी नड्डा ने दिनेश खटीक की बातें सुनी और उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही दिनेश खटीक को बीजेपी अध्यक्ष की ओर से नसीहत भी मिली है कि वो सरकार और पार्टी के मसले को पार्टी फोरम में ही उठाएं। नड्डा के आश्वासन के बाद साफ है कि वो दिनेश खटीक के सामने झुक गए हैं। दरअसल दिनेश खटीक ने अधिकारियों पर तवज्जो न देने और दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती और न ही किसी बैठक की जानकारी उन्हें दी जाती है। राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। इतना ही नहीं, खटीक ने ट्रांसफर के मामलों में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने तबादले में गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों से जानकारी मांगी तो नहीं दी गई। इन्हीं आरोपों के बाद दिनेश खटीक ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया और दिल्ली दरबार में शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई क्योंकि उसे दलित वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा। अब भले ही बीजेपी ने वोट बैंक के चक्कर में खटीक की बात मान ली हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके आरोप आगे भी सरकार की परेशानी को जरूर बढ़ाएंगे। देश में इन दिनों महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वहीं हाल ही में रोजमर्रा की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार जीएसटी को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। इसी कड़ी में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दूध, दही, दाल, आटा, चावल के साथ साथ अब तमाम चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि बीते दिनों केंद्र सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से लिए गए फैसले पर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है और न ही बढ़ती महंगाई की तरफ सरकार का कोई ध्यान है। अब ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने दूध, दही और लस्सी पर जीएसटी लगाने के फैसले पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जय कृष्णा, जन्माष्टमी के ठीक 1 महीने पहले बीजेपी सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है, क्या अब दूध का जला, छाछ को भी दूध का दूध, दूधो नहाओ दही जमाने जैसे लोकोक्ति मुहावरों पर भी जीएसटी देना पड़ेगा? अखिलेश यादव ने इससे पहले भी सरकार के फैसले पर निशाना साधा था। उन्होंने तब लिखा था कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफर सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भावार्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष का जीएसटी लगाए जाने और महंगाई को लेकर संसद में भी हंगामा जारी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में इस फैसले का जमकर विरोध किया है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, क्या अब सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं। टीएमसी आज अपना शहीदी दिवस मना रही है और कोलकाता में भारी बारिश के बावजूद हजारों की तादाद में टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी को सुनने पहुंचे थे। कोरोना काल के 2 साल के अंतराल के बाद टीएमसी ने ये सालाना आयोजन किया है और इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कहा है ममता बनर्जी ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में शहीद दिवस मना रही है। इस दौरान ममता ने कोलकाता में आयोजित रैली में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हर जगह सरकार गिराने में जुटी हुई है, यही उसका काम रह गया है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई बीजेपी की रीढ़ है, लेकिन इनके दम पर उनको कोई डरा नहीं सकता है। यानी कि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर
विपक्ष की सरकार गिराने की जुगत में लगी रहती है। वहीं ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने हमें हराने की कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसके अलावा सरकार की तरफ से जीएसटी बढ़ाने को लेकर किए गए फैसले पर भी ममता ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ममता ने कहा कि अब मुरमुरे पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, तो क्या बीजेपी के लोग अब इसे नहीं खाएंगे? मिठाई, लस्सी और दही पर जीएसटी लगा दिया। उन्होंने सवाल किया कि लोग क्या खाएंगे? मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी जीएसटी लगाया जाता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। इस बीच पूजा के अधिकार को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की भी एक याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है। तो दोनों याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की है, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग की पूजा के अधिकार वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग की मांग को भी सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, ऐसे में हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। जिला कोर्ट के आदेश पर ही आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी। याचिकाकर्ता राजेश मणि त्रिपाठी से कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालत में सुनवाई लंबित है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? सिविल केस की सुनवाई की एक प्रक्रिया होती है। बेहतर है आप याचिका वापस ले ले, जिसे जो भी कहना है वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में कहे। कोर्ट ने पूजा के अधिकार की याचिका तो खारिज कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है, उसकी याचिका पर भी सुनवाई को टाल दिया। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश गलत था। ये अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर दिया गया। कई वर्षों से मौजूद यथास्थिति को बदल दिया गया है। अहमदी ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट का आदेश एक तरफा पारित किया गया था और उन्हें अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं थी। इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो निचली अदालत को निर्देश देंगे कि वो अपनी आपत्तियों पर फैसला किए बिना आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा न करे। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि वह तब तक इंतजार करेगी कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला कोर्ट क्या फैसला लेती है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विकास का दावा करते हैं। कहते हैं कि हमने सड़कों का निर्माण करवाया है, विकास का एक्सप्रेसवे बनवाया है, लेकिन इस तरक्की की हकीकत क्या है वो तस्वीरें बयां करती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी अपनी बदहाली की कहानी को बयां कर रहा है। 5 दिन में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन कर पीएम मोदी ने जमकर योगी सरकार की तारीफ की थी। अखबारों से लेकर टीवी में विज्ञापन देकर वाहवाही की थी। लेकिन विकास का ये एक्सप्रेसवे 5 दिन भी जनता के सफर को आसान नहीं बना सका और उसने अपनी बदहाली की कहानी को बयां कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 16 जुलाई को जालौन के कैथेरी गाँव से पूरे देश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अपने शुभारंभ के पहले हफ्ते में ही एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है। सड़क पर करीब 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें एक कार फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए जेसीबी मशीन पहुंची है। इस घटना से हड़कंप मचने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक्सप्रेसवे में मानक विहीन और घटिया क्वालिटी के सामान का प्रयोग किया गया है। अब लोग तो मजे लेंगे ही, लेकिन सरकार तारीफ करने से नहीं थक रही है। अधिकारियों का कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मात्र 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है। यूपी सरकार के मुताबिक कार्यदापी संस्था ने समय से पहले काम पूरा होने पर सरकार के करीब 1132 करोड़ भी बचाए हैं। अब ऐसे पैसे बचाने का भी क्या फायदा जो लोगों की जिंदगी पर खतरा बन जाए। अब सड़क के धंसने के बाद सवाल उठता है कि क्या सरकार ने लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे ईश्वरप्पा ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसकी वजह थी उन पर लगे गंभीर आरोपों के मुताबिक उन्होंने एक शख्स को अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया था। मामले के चलते कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी निशाने पर आ गई थी और मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब इस मामले में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक बार फिर सरकार सवालों के घेरे में घिर गई है।
कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर ठेकेदार के काम के बदले कमीशन का आरोप था। ठेकेदार ने दावा किया था कि मंत्री का उस पर बहुत दबाव है, जिस कारण वो अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो गया है। मामले को बढ़ते देख और विपक्ष के विरोध के चलते केंद्रीय नेतृत्व को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसके बाद ईश्वरप्पा को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इतने बड़े मामले के बाद बीते दिन जो खबर आई उसने सभी को हैरान कर दिया। साथ ही कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में आ गई है। दरअसल मामले में पुलिस ने ईश्वरप्पा को जांच के बाद सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि ठेकेदार संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा के खिलाफ अपने पिछले व्हाट्सएप संदेशों में मित्रों और राजनीतिक नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था और कर्नाटक सरकार घिरने लगी थी। अपने खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया था और मंत्री से इस्तीफा ले लिया था। इतना ही नहीं, कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, जिससे मामले को शांत किया जा सके। लेकिन अब जांच के बाद मंत्री को बरी कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने जांच के बाद सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया। ऐसे में अब कर्नाटक सरकार पर विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने मंत्री को बचा रही है, इसलिए सबूत का अभाव बताया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार ने खुले तौर पर मंत्री का नाम लिया था, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन फिर भी मंत्री को बरी कर दिया गया, जिससे साफ है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचारी और आरोपी नेता और मंत्री फल फूल रहे हैं और ईश्वरप्पा को बचाने के लिए ही सरकार ने ये कहानी